ध्येय आईएएस के आलमबाग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपीपीसीएस पेपर 2 के बारे में, आईआर और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड एक सवाल के बारे में जो संभावित सवाल के रूप में देखा जा सकता है इस बार मेंस के लिए। और उसमें हम चर्चा करेंगे भारत और खाड़ी देशों के संबंधों के बारे में। सवाल आपका ये हो सकता है कि भारत और खाड़ी देश, भारत और खाड़ी देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों सहयोग के नए आयामों, सहयोग के नए आयामों और चुनौतियों का परीक्षण करें। चुनौतियों का परीक्षण करें। 200 शब्द में आपको ये लिखना है, 200 वर्ड्स। पहले प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। भारत और खाड़ी देश के बीच में बाइलैटरल रिलेशन जो हैं और उनके बीच में न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन कौन से हैं और उनके संबंधों में क्या चुनौतियां पॉसिबल हो सकती हैं, इनका मूल्यांकन करना है, इनका परीक्षण करना है। तो सबसे पहले इस उत्तर में हम क्या बताएंगे, खाड़ी देशों के इंपॉर्टेंस के बारे में कि खाड़ी देश हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं। तो बहुत ही ब्रीफ में 3-4 लाइन में आप ये बता सकते हैं कि खाड़ी देश जो है भारत के एनर्जी इंटरेस्ट्स के लिए, भारत के डायस्पोरा की कम्युनिटी, जो डायस्पोरा कम्युनिटी है, प्रवासी भारतीयों का जो समुदाय है जो सबसे ज्यादा इस क्षेत्रों में रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए, यानी जैसे यूएई में जो है लगभग 3.5 मिलियन रहते हैं, कुवैत, कतर, इन सब देशों में ज्यादा हमारे प्रवासी भारतीय समुदाय हैं, उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और उसके साथ साथ भारत के कुछ जो सामरिक उद्देश्य हैं और सुरक्षा संबंधित जो उद्देश्य हैं उसमें जीसीसी का जो सहयोग चाहिए, यानी पाकिस्तान को काउंटर करना या भारत का एक जो रीजनल जो पावर के रूप में उभरने का दृष्टिकोण है, खासकर मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये जो जीसीसी वाले देश हैं ये सब ओपेक के भी मेंबर हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जीसीसी। खाड़ी देशों के बीच में पहले एक छोटा सा ये दृष्टिकोण आपका इसमें आ जाना चाहिए शुरुआत में, और फिर उसके बाद हम एक एक एरिया को लेकर के बढ़ सकते हैं। सहयोग क्या है, सहयोग के कौन कौन से आयाम हैं और चुनौतियां क्या हैं, वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इनके बीच में जो बाइलैटरल रिलेशन है वो किस रूप में है, तो सबसे पहले एनर्जी नीड्स। इंडिया की जो एनर्जी नीड्स हैं या एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सऊदी अरब के बारे में बताइए कि भारत का जो क्रूड ऑयल का रिक्वायरमेंट है, कच्चे तेल का या अशोधित तेल का, उसका 20% जो है सऊदी अरेबिया करता है और बाकी अन्य देश यूएई, कतर, कुवैत, ये सब भी हमें पेट्रोलियम जो है क्रूड ऑयल देते हैं। कतर का जिक्र करके आप बता सकते हैं कि एलएनजी का एक्सपोर्टर है तो हमें एलएनजी मिलता है। तो भारत के एनर्जी नीड्स के हिसाब से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये संबंधों का एक महत्वपूर्ण आयाम है। दूसरा है डायस्पोरा। जो प्रवासी भारतीय समुदाय है इसके बारे में आप बताएंगे कि यहाँ पर जो है जो डायस्पोरा रहता है वो हमें रेमिटेंस भेजता है। यानी अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में भारत को पूरी दुनिया से रेमिटेंस मिला है प्रवासी भारतीयों के द्वारा $135 बिलियन का। $135 बिलियन में आधा जो है खाड़ी देशों से है, यानी हाफ ऑफ द रेमिटेंस जो है वो खाड़ी देशों से रहा है।
तो इससे खाड़ी देशों का इंपॉर्टेंस समझा जा सकता है कि रेमिटेंस वहां से मिल रहा है, डायस्पोरा की सिक्योरिटी का मुद्दा है। कई ऐसे देश हैं यहाँ पर जहां पर हमारे प्रवासी भारतीयों को या जो माइग्रेंट लेबरर हैं या और किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें डेथ पेनल्टी यानी मृत्युदंड की सजा मिली हुई है, उनको छुड़वाना है, उनमें हस्तक्षेप करना है भारत सरकार को। इम्प्रिजनमेंट है, जेल में बंद हैं कई ऐसे भारतीय हैं वहां पर। तो भारत के जो प्रवासी समुदाय हैं, इनकी सुरक्षा के लिए खाड़ी देशों के साथ अच्छे संबंध होना जरूरी है। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन है। तीसरा महत्वपूर्ण डायमेंशन है पाकिस्तान फैक्टर। जैसा हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का बहुत क्लोज रिलेशन रहा है इन सब देशों से, सऊदी अरब से, यूएई से, और ये सब देश एक इस्लामिक सॉलिडेरिटी यानी एक जो इस्लामिक भाईचारे वाली जो भावना है उसके हिसाब से भी काम करते रहे हैं। तो आप अपने उत्तर में बता सकते हैं कि चूंकि पाकिस्तान भी ओआईसी का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो इस्लामिक कोऑपरेशन है, इस्लामिक सहयोग संगठन का सदस्य है, तो एक इस्लामिक आइडेंटिटी के हिसाब से ये सब देश जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अगर भारत पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है खाड़ी देशों की ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट के मामले में, तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर कुछ न कुछ जो है नियंत्रण स्थापित करें, रेगुलेट करें इस मुद्दे पर। जैसा कि देखा गया कि भारत ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया, यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया, और इस साल प्रधानमंत्री मोदी कुवैत या जहां जहां भी गए तो वहां पर भी उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किए। यानी कि 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खाड़ी देशों के साथ हमारे रिलेशन और ज्यादा मजबूत होंगे। उसमें सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, यानी यूएई के साथ हमने सिविल न्यूक्लियर डील किया है, डिफेंस कोऑपरेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी और ये सब जो चीजें हैं, हाई टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन मामलों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में, स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में हम खाड़ी देशों के साथ आगे जा रहे हैं। और पाकिस्तान को अगर हमें इंटरनेशनली आइसोलेट करना है या इकोनॉमिकली आइसोलेट करना है आर्थिक रूप से, तो आप बता सकते हैं कि हमें इसमें खाड़ी देशों का सहयोग चाहिए। खाड़ी देशों में से जो सऊदी अरब है वो FATF का भी मेंबर है, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के मुद्दे पर जो है अलग अलग देशों के खिलाफ कार्रवाई करता है, ग्रे लिस्ट में डालता है, ब्लैक लिस्ट में डालता है। तो वहां पर सऊदी अरब का सहयोग हमें किस रूप में मिल सकता है, भारत इस चीज को भी एक्सप्लोर करना चाहेगा। एक मुद्दा ये भी सहयोग का देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ भारत के जो मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो इंटरेस्ट्स हैं, उन सब में भी खाड़ी देशों का सहयोग हमें मिलना आवश्यक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा आप बता सकते हैं अपने उत्तर में कि आज जो भारत में माइनॉरिटी एट्रोसिटीज के नाम पर भारत के इमेज पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि भारत जो है जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके खिलाफ अत्याचार कर रहा है, जैसा कि अमेरिका की रिपोर्ट्स में भी, रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में इन सब चीजों का जिक्र रहता है। तो वहां पर अगर खाड़ी देशों के साथ थोड़े बेहतर रिलेशन रहें और खाड़ी देश कुछ इस तरीके का प्रोजेक्शन करें या बोलें कि नहीं, इंडिया जो है सेफ तरीके से काम कर रहा है, तो भारत के हित थोड़ा और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा संशय की बात है कि खाड़ी देश ऐसा कहें, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अच्छी पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस पार्टनरशिप है, तो कहा जा सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कश्मीर के मुद्दे पर, धारा 370 के मुद्दे पर, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कई खाड़ी देश न्यूट्रल भी रह सकते हैं भारत के साथ, उनके जो इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ रहे हैं उसके आधार पर, और भारत को यही कराना भी चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो पाकिस्तान के मुद्दे पर भी जो है खाड़ी देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमने खाड़ी देशों को एक्सटेंडेड नेबर का दर्जा दिया है। एक्सटेंडेड नेबरहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत ने शुरू किया कि ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं और जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं लगती है, लेकिन हमारे इमोशनल जो कनेक्शंस हैं, सिविलाइजेशनल लिंक्स रहे हैं, उसके आधार पर हम इन सब देशों के साथ इस तरीके के रिलेशन रखेंगे ताकि ये हमें हमारे जो अलग अलग इंटरेस्ट्स हैं, स्ट्रेटेजिक, नॉन स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इन सबको पूरा अचीव कराने में मदद कर सकें। तो ये तो इनके संबंधों का आयाम है। इनके संबंधों के आयाम के साथ साथ बात आती है कि
कौन से न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हो सकते हैं। तो न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में सबसे पहले तो आप रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इनके बीच में जो पार्टनरशिप बढ़ रही है उसको दिखा सकते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय जो ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आज ये देश जो है भारत के साथ जुड़ रहे हैं, यानी भारत का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसके सदस्य ये सब बन चुके हैं। ग्रीन एनर्जी पर बात हो रही है, हाइड्रोजन एनर्जी पर बात होना, तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ये लोग काम कर सकते हैं मिलजुल करके। इसके अलावा अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है और जो मैंग्रोव कंजर्वेशन है, मैंग्रोव संरक्षण, यूएई इसमें जो मैंग्रोव अलायंस बनाया गया है उसमें यूएई भी शामिल है। और ये देश जो हैं आज क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर, मतलब खाड़ी देश जो हैं वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को बहुत ज़्यादा प्रमुखता से उठा रहे हैं। यूएई में जो है अबू धाबी में मीटिंग्स भी इसको लेकर के हो चुकी हैं। तो क्लाइमेट रिजिलियंस और क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज के लिए ये किस तरीके से काम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रेन जो है, कृत्रिम वर्षा से रिलेटेड जो चीजें हैं, पोल्यूशन से कैसे निपटना है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज इन सब देशों के पास भी हैं जिसमें हमें मदद मिल सकता है। तो एक हो गया क्लाइमेट के फील्ड में, मैंग्रोव कंजर्वेशन के फील्ड में, रीन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, और इसके साथ साथ इनके बीच में जो है जो सामरिक साझेदारी है उसके तहत आप नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग या नाभिकीय व्यापार भी आप कह सकते हैं, न्यूक्लियर ट्रेड। आप इसमें यूएई का उदाहरण बता करके कह सकते हैं कि लेटेस्ट कंट्री जिसके साथ हमने सिविल न्यूक्लियर डील किया है ये भी एक न्यू एरिया ऑफ कोऑपरेशन है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के मुद्दे पर ये मिलजुल करके काम करेंगे, इसके लिए बात कर चुके हैं। और टेक्नोलॉजी के फील्ड में टेक्नोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है इस मामले में भी इनका सहयोग बढ़ रहा है। ये कुछ एरियाज हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ब्रिक्स संगठन है, जो एनडीबी है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज हैं जिसमें आज खाड़ी देश सदस्य बन रहे हैं। और खाड़ी देश एक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के रूप में भारत के साथ मिलकर के बहुत अच्छा एक माहौल तैयार कर सकते हैं इकोनॉमी में आगे बढ़ने के लिए, यानी इकोनॉमिक पार्टनरशिप और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। और ये वो मंच है जो अब जो है यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म या WTO और इन सब चीज़ों में अपनी एक मुखर भूमिका रख सकता है, क्योंकि ब्रिक्स और एनडीबी में शामिल हो जाने के बाद ये अब एक मल्टीपोलर इकोनॉमी के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसा भी आप अपने उत्तर में दिखा सकते हैं। अब बात आती है अंतिम कि भारत और खाड़ी देशों के बीच में चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं, या कुछ अगर चुनौतियां रही हैं तो उन चुनौतियों के बारे में बताया जा सकता है। भारत और खाड़ी देशों के बीच में अगर हम चुनौती की बात करें तो सबसे पहला एक मुद्दा ये है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय का संरक्षण है, इस मुद्दे पर खाड़ी देश कई बार जो है इम्पेशेंट दिखे हैं कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय का सही तरीके से संरक्षण होना चाहिए, ठीक पॉलिसीज बननी चाहिए। इसके साथ साथ खाड़ी देशों में जो प्रवासी भारतीयों के साथ भेदभाव, उनका पासपोर्ट जब्त कर लेना, उनका वीजा डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर लेना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, जो अलग अलग रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस हुए हैं, ये एक मुद्दा है। टाइमली वेज न मिलना, यानी जो सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, जो लेबर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, इन सब पर ठीक तरीके से काम न होने की भी चीज़ें सामने आई हैं। इस मामले में भी भारत जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट को और कैसे मजबूत करके खाड़ी देशों से आगे बढ़ सकता है, इन सब चीज़ों का समाधान कर सकता है, एक मुद्दा ये भी है।
इसके अलावा कोविड काल से जब से पैंडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ा तब से जीसीसी देशों में, खाड़ी देशों में ये भी बात आई कि इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, कतर है, कुवैत है, बहुत से देशों ने कहा कि हमारा जो रिसोर्स है या हमारी जो नौकरियां हैं ये हमारे नागरिकों के लिए पहले हैं, बाद में किसी और देशों के लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत के हितों पर असर पड़ सकता है अगर वहां से भारतीयों को हटाने की बात की जाती है। तो एक मुद्दा ये भी बताया जा सकता है चुनौती में। भारत और जीसीसी देशों में कई बार जो है जब इस्लामिक कुछ ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, यानी कि जब ऐसा माना जाता है कि इस्लामोफोबिया को बढ़ावा मिल रहा है अलग अलग जगहों पर, तो वहाँ भी ये थोड़ा मुखर होकर के विरोध करने के लिए आगे आ जाते हैं। भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार करना, भारतीय कंपनियों के बहिष्कार करने की बातें भी खाड़ी देशों में हो चुकी हैं। जब भी एनआरसी या सीएए या ऐसे कोई भी प्रोविजंस लाए जाते हैं जिसमें ये दिखता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ जो है कुछ भी अत्याचार हो सकता है संभावित, तो इस मुद्दे का भी प्रभाव खाड़ी देशों में पड़ता है, इसको भी उत्तर में बताया जा सकता है। और इसके अलावा जो हमारे डायस्पोरा कम्युनिटी के साथ जिस तरीके के वहाँ पर आचरण हैं, उन सब आचरणों में जब भारत ने अपने कई बार पक्ष रखे, उन पक्षों को ठीक तरीके से न सुनना, ये भी एक इशू रहा है। तो ये सब मेजर इनके बीच में चैलेंजेस रहे हैं। कैसे आज सऊदी अरब और कुछ अन्य देश जो है पाकिस्तान के साथ मजबूत रिलेशन बना रहे हैं, मिलिट्री पैक्ट कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी एक चुनौती है। और जो ऐसे देश हैं खाड़ी देश, वो सब अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में काम करते हैं, तो अमेरिकन जो पॉलिसीज हैं उनका ये बहुत ज़्यादा उनको तरजीह देते हैं। चाइना के साथ इनके कनेक्शंस जो हैं उसके चलते चीज़ों को देखना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ईरान का जो पोजीशन है, ईरान और खाड़ी देशों के बीच में जो चुनौतियां हैं, उनको हम अपने आंसर में दिखा सकते हैं कि भारत को ईरान भी चाहिए और भारत को सऊदी अरब यूएई भी चाहिए, लेकिन ईरान को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है तो उसके आधार पर भारत के हितों पर भी असर पड़ सकता है। कभी ईरान को बहुत ज्यादा अगर टारगेट कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में भारत किसका पक्ष लेगा, ये देखना रहेगा। तो ऐसे सारे बिंदुओं को आप चुनौती में दिखा करके बताएंगे और फाइनली एक कंक्लूजन बता देंगे कि भारत और जीसीसी के जो संबंध हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है, इंडिया का डायस्पोरिक जो इंटरेस्ट है, इंडिया का जो रेमिटेंस का मामला है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रेमिटेंस की भूमिका, और जो एक्सटेंडेड नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है, और भारत के अन्य जो बड़े बड़े हित हैं खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, और पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के रूप में इनकी भूमिका, यानी ओपेक का फाउंडर मेंबर है सऊदी अरेबिया, इराक, ये सब जो देश हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर भारत के हित सुरक्षित होने आवश्यक हैं। तो अगले किसी क्वेश्चन के साथ जल्द ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।